वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में निवासरत थे और उत्तर वैदिक काल में उनका विस्तार क्षेत्र बढ़कर गंगा यमुना दोआब तक हो चुका था। वैदिक सभ्यता की जानकारी केवल ऋग्वेद से होती है और उत्तर वैदिक सभ्यता की जानकारी अन्य वेदों और बाद के वैदिक साहित्य से होती है। वैदिक सभ्यता और संस्कृति का भारतीय इतिहास में बहुत श्रेष्ठ स्थान है। आधुनिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर भी उसका गंभीर प्रभाव है। हिंदू धर्म, दर्शन, आध्यात्मिक विचारधारा तथा सामाजिक व्यवस्था और मान्यताओं पर भी उसका गंभीर प्रभाव है। भारतीय वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति संपूर्ण विश्व के लिए भी एक गौरवशाली योगदान है। सिंधु घाटी की खोज के पश्चात कुछ विद्वानों ने वैदिक सभ्यता की श्रेष्ठता के विषय में शंकाएं प्रकट की। उनके अनुसार सिंधु घाटी की नगर सभ्यता ग्रामों की वैदिक सभ्यता से श्रेष्ठ थी और घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले आर्यों ने अपने से श्रेष्ठ सभ्यता को नष्ट किया। परंतु उन विद्वानों के विचार तर्कपूर्ण और सर्वस्वीकृत नहीं है। ये प्रमाणित है कि आर्य घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाली नस्ल नहीं थे, बल्कि उसे कृषि और पशुपालन करना भलीभांति आता था। इसके अतिरिक्त एक सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता नगर और गांवों की सभ्यता के आधार पर नहीं आंकी जा सकती, बल्कि मानव जीवन की प्रगति में उनके द्वारा प्रदान किए गए योगदान से आंकी जाती है। और इसी आधार पर आर्यों का वैदिक कालीन धर्म, दर्शन, संस्कृति, भाषा और जीवन की मान्यताओं की दृष्टि से भारतीय और विश्व सभ्यता एवं संस्कृति में दिया गया योगदान सिंधु घाटी की सभ्यता को वैदिक सभ्यता से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न एक पक्षीय है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। निसंदेह भारतीय वैदिक सभ्यता और संस्कृति भारत और विश्व के लिए गौरवपूर्ण है। ऋग्वैदिक काल का इतिहास ऋग्वेद के आधार पर ही ज्ञात होता है, जिसका समय लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता केवल पंजाब और सिंध क्षेत्र तक ही सीमित थी, जहाँ पंच जनों का निवास था, किंतु उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार एक व्यापक क्षेत्र तक हो गया था। अनेक छोटे जन बड़े जनों में मिला लिए गए और बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई थी। आर्यों का मूल निवास स्थान। वैदिक सभ्यता और संस्कृति का निर्माण भारतीय आर्यों ने किया। इन आर्यों का मूल निवास स्थान का प्रश्न बेहद ही विवादास्पद है। अभी तक इस विषय में कोई सर्वस्वीकृत धारणा नहीं है। इतिहास, भाषा विज्ञान, नस्ल, पुरातत्व संबंधी खोजों आदि के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने भारत, मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव, तिब्बत, पामीर का पठार, जर्मनी, मुख्यतया स्कैंडिनेविया, दक्षिणी रूस आदि स्थानों को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। कुछ प्रमुख मतों का विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार से है। उत्तरी ध्रुव सिद्धांत। बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक संहिताओं के आधार पर उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। उनका मानना है कि आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में की थी। इसके एक सूक्त में दीर्घकालीन ऊषा की स्तुति मिलती है और ये दीर्घकालीन ऊषा उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करती है, जहाँ 6 माह का दिन और 6 माह की रात्रि होती है। इसी प्रकार से महाभारत में वर्णित सुमेरु पर्वत, जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, भी उत्तरी ध्रुव की ओर ही संकेत करता है। किंतु इस मत के प्रमाण अधिक नहीं और अधिकांशतः व्यक्ति इस विचार से असहमत है। आलोचकों का कहना है कि यदि उत्तरी ध्रुव आर्यों का मातृभूमि होती तो वे सप्त सिंधु प्रदेश को देवकृत योनि अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित देश नहीं कहते। साथ ही तिलक द्वारा अपने मत की पुष्टि में दिए गए उदाहरण मात्र साहित्य पर आधारित है, जबकि साहित्य के अनुमान के आधार पर दृश्यों का वर्णन किया जाता है, अतः वे पुष्ट प्रमाण नहीं कहे जा सकते हैं। तिब्बत से उद्गम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत को बताया, किंतु इसके समर्थन के लिए भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आर्यों का आदि देश भारत। विभिन्न भारतीय विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि आर्यों का मूल निवास भारत ही था। श्री गंगानाथ झा ने इसे भ्रमरसी देव बताया। D.S. त्रिवेद ने मुल्तान के निकट देविका नदी के क्षेत्र को उनका मूल निवास स्थान बताया, जिसे देविका नंद प्रदेश कहा जाता है। श्री L.D. कल्ला ने कश्मीर और हिमालय के पर्वतीय प्रदेश को उनका मूल निवास स्थान बताया।
इसी प्रकार अविनाश चंद्रदास ने इसे सप्त सैंधव अर्थात पंजाब और गंगा यमुना का तटीय मैदान बताया। डॉक्टर राजबली पांडे ने मध्य देश, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार सम्मिलित है, को आर्यों की मातृभूमि बताया। उनके अनुसार अयोध्या, प्रतिष्ठान और गया इनके मुख्य केंद्र थे। अपने पक्ष के समर्थन में इन विद्वानों ने विभिन्न तर्क भी प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार वैदिक साहित्य में किसी विदेशी देश का वर्णन नहीं किया है। भाषा के आधार पर संस्कृत भाषा के शब्दों की यूरोपीय भाषाओं के कुछ या अधिक शब्दों से समानता होना ये प्रमाणित नहीं कर सकता कि आर्य भारत में यूरोप से आए थे। आर्यों में बलि प्रथा प्रचलित थी और ये बलि प्रथा का प्रारंभ उत्तरी पंजाब में हुआ था। वैदिक ग्रंथों में भी भारत की नदियों और पहाड़ों का ही वर्णन मिलता है। आर्यों ने स्वयं का निवास भी सप्त सैंधव प्रदेश बताया, जो पंजाब की 6 नदियों और सरस्वती के मध्य और निकट का प्रदेश था। ऋग्वेद में भी निरंतर इसी प्रकार का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में राजस्थान तक और पश्चिम में गांधार से पूर्व में गंगा तट का प्रदेश इसमें सम्मिलित है। परंतु भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि आर्यों को भारत का मूल निवास स्थान माना जाता है तो ये मानना पड़ेगा कि सर्वप्रथम उन्हें संपूर्ण भारत में आर्य सभ्यता का विकास करना था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आधुनिक समय तक में भी संपूर्ण दक्षिण भारत और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे बलूचिस्तान में द्रविड़ अथवा अनार्य सभ्यता की प्रमुखता है। यूरोप से उत्पत्ति। यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने वाले विद्वानों में प्रथम व्यक्ति फ्लोरेंस निवासी फिलिपो सेसेटी थे, जो 5 वर्षों तक गोवा में रहे और जिन्होंने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं के विभिन्न शब्दों की समानता स्थापित की। 1786 ईस्वी में विलियम जॉन्स ने बंगाल के एशिया समाज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक बैठक में एक लेख पढ़कर विभिन्न भाषाओं की शाब्दिक समानता पर बल दिया। उन्होंने ग्रीक, लैटिन, गॉथिक, कैल्किक, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं की उत्पत्ति का स्रोत एक ही बताया। जैसे संस्कृत में पिता को पितृ, लैटिन में पैटर, ग्रीक में पैटर, अंग्रेजी में फादर और जर्मनी में वटर कहते हैं। उसी प्रकार माता, संस्कृत में माता को माँ को माता, अंग्रेजी में मदर, लैटिन और ग्रीक में माटर और जर्मनी में मोटर कहते हैं। इन भाषा संबंधी समानता के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने यूरोप को भारतीय आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। इसके पश्चात वनस्पति, भौगोलिक परिस्थितियों और नस्ल के आधार पर भी इस पक्ष का समर्थन किया गया। डॉक्टर पी गाइल्स ने पशु पक्षियों और वनस्पति का आधार लेकर और ये बताकर कि वैदिक ग्रंथों में वर्णित वनस्पतियाँ और पशु पक्षी भारत में प्राप्त नहीं होते हैं, यूरोप में स्थित हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया अथवा डैन्यूब नदी की घाटी को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। किंतु पी गाइल्स का यह विचार सभी के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि जिस वनस्पति का वर्णन वैदिक ग्रंथों में वह डॉक्टर गाइल्स द्वारा वर्णित यूरोपीय प्रदेशों में हो अथवा उस समय रही हो, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। पेंका नाम के विद्वान ने नस्ल और शारीरिक गठन की समानता के आधार पर जर्मनी और मुख्यतः स्कैंडिनेविया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया, किंतु उनके समर्थक भी उनके तर्क को दुर्बल मानकर नस्ल की विशेषताओं की समानता पर बल न देकर पुरातत्व संबंधी खोजों के आधार पर उनके पक्ष का समर्थन करते हैं। उनका ये प्रयत्न भी असफल हो गया, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि जो सभी वस्तुएं जर्मन और भारतीय आर्यों में समानता स्थापित करने हेतु बताई गई हैं, वे जर्मनी में ही नहीं बल्कि दक्षिणी रूस, पोलैंड और यूक्रेन में भी प्राप्त हुई है। नेहरिंग ने वनस्पति की समानता के आधार पर दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। विद्वान ब्रैंडेस्टीन के अनुसार भारतीय आर्यों का मूल निवास स्थान यूराल पर्वत के दक्षिण में उत्तरी पश्चिमी खिर्गिज का घास का मैदान था। पुरातत्व संबंधी खोजों के आधार पर गार्डन चाइल्ड ने यह स्थान दक्षिण रूस अथवा स्कैंडिनेविया को बताया है। मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने वालों में मैक्स मुलर प्रमुख है। उनके अनुसार मध्य एशिया से चलकर आर्यों की एक शाखा ईरान में बस गई और दूसरी शाखा भारत में चली आई।
वेदों और पारसी धार्मिक ग्रंथ अवेस्ता के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आर्य लंबे समय तक ईरान में रहे होंगे, क्योंकि उनके देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, नासत्य आदि के नाम मिलते जुलते हैं। इन्हीं ग्रंथों के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ घोड़े और गाय रह सकते हो, क्योंकि ये पशु आर्यों के प्रमुख पशु थे और उनके अनुसार ऐसा स्थान मध्य एशिया ही था। के.एम. पन्नीकर ने भी प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचार का समर्थन किया है। पामीर को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने वालों में एडवर्ड मेयर प्रमुख है। पामीर से आर्यों की एक शाखा ईरान और भारत में बस गई और दूसरी शाखा मेसोपोटामिया अथवा सीरिया में, तथा वहाँ से वह अन्य पश्चिमी देशों में उनका प्रसार हुआ। बोगजकोई और अल अमरना से प्राप्त अभिलेखों के साक्ष्यों से ये प्रमाणित है। मिस्टर ओल्डेनबर्ग और प्रोफेसर कीथ भी इसी मत का समर्थन करते हैं, परंतु गाइल्स ने इस मत का खंडन किया है, क्योंकि उनका मानना है कि पामीर जैसा शुष्क, अनुर्वर, उबड़ खाबड़ प्रदेश आर्यों का आदि प्रदेश नहीं हो सकता। उपयुक्त विभिन्न विरोधी मतों की उपस्थिति में यह निर्णय असंभव है कि भारतीय आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था। अनुमान से यह कहा जा सकता है कि संभवतः आर्य मध्य एशिया से लेकर दक्षिणी रूस तथा पोलैंड तक के विस्तृत प्रदेश में बसे हुए थे। विभिन्न कारणों से, जिनमें मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण, उन्होंने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। इनकी कुछ शाखाओं ने पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण किया, जो ग्रीक, लैटिन, केल्ट और ट्यूटन जातियों के पूर्वज बन गई। इन्हीं में से कुछ एंटोलिया पहुंच गए, जिन्होंने स्थानीय निवासियों से मिल जाने के बाद महान हिट्टी साम्राज्य का निर्माण किया। उनमें से कुछ काकेसस पर्वत और ईरान के पठारी प्रदेश की ओर बढ़े, जिन्होंने मध्य पूर्व की स्थानीय सभ्यताओं का विनाश करके अथवा उन्हें अपने में सम्मिलित करके उनके प्रदेशों को आधिपत्य में कर लिया। बाकी बचे हुए आर्य अपने प्रदेश में ही रहे तथा बाल्टिक और स्लाव नस्लों के पूर्वज बने। मध्य एशिया और ईरान की ओर बढ़ती हुई इनकी एक शाखा कस्सी ने बेबीलोनिया को विजय किया। बाद में मध्य एशिया और ईरान में आए हुए आर्यों ने पूर्व की ओर बढ़ना आरंभ किया और अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया। आर्यों की इसी शाखा ने सिंधु घाटी तथा भारत के अन्य स्थानीय निवासियों को परास्त करके भारत में अपना निवास स्थान बनाया तथा भारतीय आर्य कहलाए। भारत में आकर इन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों की रचना की और वैदिक सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आधारशिला रखी।